अगर मैं आपसे कहूँ, अमीर बनने के लिए स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं है। एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान करोड़पति बन गया और एक जीनियस निवेशक सब कुछ खो बैठा। क्यों? क्योंकि पैसा गणित का खेल नहीं है, ये व्यवहार का खेल है। डर, लालच, धैर्य, अनुशासन। एक आदमी मार्केट गिरते ही घबरा गया, दूसरा शांत रहा और उसकी दौलत दोगुनी हो गई। फर्क ज्ञान में नहीं था, फर्क सोच में था, और वही सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बुक बातें में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है इस नई गहन चर्चा में। हाँ, और आज की ये जो चर्चा है ना, वो सीधे हमारे बटुए मतलब हमारे बैंक अकाउंट से जुड़ी है, और सबसे जरूरी हमारे दिमाग से भी जुड़ी है। एकदम सही कहा आपने। तो आज हम कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स और द साइकोलॉजी ऑफ मनी के उन सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं जो पैसे को लेकर हमारे पूरे नजरिए को मतलब पूरी तरह से पलट कर रख सकते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक बहुत ही सम्मोहक कहानी है, द मैन हु चेज्ड नंबर्स, यानी वो इंसान जो बस नंबरों के पीछे भागता रहा। हाँ, तो आज का हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत स्पष्ट है। हम ये समझने वाले हैं कि जब पैसों की बात आती है तो सफलता का हमारे आईक्यू से या हमारी किताबी बुद्धिमानी से बहुत कम लेना देना होता है। जी, ये पूरा का पूरा खेल हमारे व्यवहार का है, हमारे बर्ताव का है। एकदम सही बात है। रमेश कोई ऐसा इंसान नहीं था जो कर्ज में डूबा हो, हाँ, या जिसके पास पैसों की कोई कमी हो। इसके बावजूद वो डरा हुआ था। अब सोचिए, कोई इंसान इतना जुनूनी कैसे हो सकता है कि सुबह उठकर ब्रश करने से पहले ही अपना फोन उठा ले। हाँ, जब कमरे में अंधेरा ही होता है, वो अपने फोन की स्क्रीन पर अपना बैंक बैलेंस चेक करता है। और रात को सोने से पहले वो इसी उधेड़-बुन में रहता है कि अगले 10 सालों में उसके इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न आएगा। बिल्कुल। ये जो सुबह उठते ही फोन की स्क्रीन घूरने वाली बात है ना, ये आजकल बहुत ही आम होती जा रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो रमेश असल में पैसे नहीं खोज रहा था, वो कंट्रोल खोज रहा था। बिल्कुल, वो नियंत्रण या कंट्रोल खोज रहा था। देखिए, जब हमारी जिंदगी में या हमारे दिमाग में गहरी असुरक्षा होती है ना, तो हम उन चीजों को गिनना शुरू कर देते हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं। मतलब बैंक में रखे हुए नंबर हमें एक झूठी तसल्ली देते हैं। 100% सच। वो नंबर हमें महसूस कराते हैं कि हाँ, मेरे पास कुछ तो है जिस पर मेरा नियंत्रण है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पाना। लेकिन रमेश की ये दिनचर्या दिखाती है कि उसका दिमाग भविष्य की चिंताओं से, मेरा मतलब है भविष्य के डर से, इस कदर घिरा हुआ था कि वो अपने वर्तमान में मिली हुई सफलता को जी ही नहीं पा रहा था। वो एक तरह के सर्वाइवल मोड में जी रहा था, जबकि उसे सर्वाइवल का कोई खतरा था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। और यही बात उसे अंदर ही अंदर खा रही थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं था। वो हर उस जगह पैसा लगा रहा था जहां से उसे तेजी से मुनाफा मिल सके। हाँ, स्टॉक्स, क्रिप्टो, रियल एस्टेट। वो एक ऐसी रेस में भाग रहा था जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं थी। और इसी भागदौड़ के बीच ऑफिस में उसके एक सहकर्मी सुरेश ने उससे एक दिन पूछ लिया। सुरेश ने देखा कि रमेश हर वक्त परेशान रहता है, तो उसने बहुत ही मासूमियत से पूछा कि यार, तुम इतना अच्छा कमा रहे हो, फिर भी हर वक्त इतने तनाव में क्यों रहते हो? अब जरा सोचिए, रमेश का जवाब क्या रहा होगा। उसने कहा, ये काफी नहीं है, क्या होगा अगर मैं सब कुछ खो दूं? ये जो वाक्य है ना, क्या होगा अगर मैं सब कुछ खो दूं, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का निचोड़ है जिसे हम लॉस एवर्जन कहते हैं। लॉस एवर्जन? हाँ, इंसानी दिमाग कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमें कुछ पाने की खुशी से कहीं ज्यादा कुछ खोने का दर्द महसूस होता है। बिल्कुल सटीक। अगर हमें सड़क पर 1000 रुपए मिल जाएं, तो शायद हम एक दिन खुश रहेंगे, दोस्तों को बताएंगे कि आज तो मजा आ गया। हाँ, लेकिन अगर हमारी जेब से 1000 रुपए गिर जाएं, ओहो, वो बात तो हफ्तों तक परेशान करेगी। हम बार बार सोचेंगे कि काश मैंने उस जेब में पैसे न रखे होते। बिल्कुल। विकासवादी नजरिए से देखें तो हमारे पूर्वजों के लिए जंगल में एक दिन खाना ना मिलना, यानी कुछ खोना, हाँ, वो मौत का कारण बन सकता था, जबकि एक दिन एक्स्ट्रा खाना मिलना सिर्फ एक अच्छी बात थी। इसीलिए हमारा दिमाग खतरे को बहुत बड़ा करके देखता है। एकदम सही। और रमेश के साथ भी यही हो रहा था। उसके पास अच्छी खासी संपत्ति थी, लेकिन उसका दिमाग उस संपत्ति का आनंद लेने के बजाय एक काल्पनिक भविष्य के खतरे से लड़ रहा था। वो अमीर तो था, लेकिन उसका दिमाग उसे गरीबी के डर में बांध कर रखे हुए था। उसे लगता था कि ये कोई बहुत बड़ा जादुई नंबर होगा जिसे पार करने के बाद वो सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन वो जादुई नंबर कभी आता ही नहीं है। कभी नहीं आता। और जैसा कि कहते हैं ना,
जिस चीज का हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो कभी न कभी सामने आ ही जाती है। हाँ। रमेश के उस काल्पनिक डर ने एक दिन हकीकत का रूप ले लिया। मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आ गया, चारों तरफ हाहाकार मच गिरा और केवल 2 हफ्तों के अंदर रमेश के इन्वेस्टमेंट का मूल्य 35% तक गिर गया। अब जरा उस इंसान की हालत की कल्पना कीजिए जिसका दिन ही अपना पोर्टफोलियो देखकर शुरू होता हो। 15 दिन पहले जो नंबर उसे तसल्ली दे रहा था, अब वो अचानक से 1/3 कम हो गया है। ये वो पल होता है जहां इंसान का असली इम्तिहान होता है। जब मार्केट गिरता है तो स्क्रीन पर लाल रंग के नंबर देखकर हमारे दिमाग का जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये वही रिस्पॉन्स है जो एक्टिवेट होता था जब कोई शेर हमारे पूर्वजों के सामने आ जाता था। बिल्कुल, शरीर में एड्रेनालिन दौड़ने लगता है और दिमाग कहता है तुरंत कुछ करो, भागो यहाँ से। रमेश, जो कि बहुत स्मार्ट था, जिससे स्टॉक्स और मार्केट की अच्छी खासी समझ थी, उसका दिमाग इस डर के आगे काम करना बंद कर दिया। यहाँ आकर उसका आईक्यू कोई काम नहीं आया और उसने किया भी वही जो एक डरा हुआ इंसान करता है। उसने अपना सब कुछ बेच दिया। हाँ, उसने पैनिक में आकर भारी नुकसान पर अपने सारे स्टॉक्स और क्रिप्टो बेच दिए। और जो भी पैसा बचा था उसे ले जाकर एफडी में डाल दिया। लेकिन एक बात बताइए, जब चारों तरफ मार्केट डूब रहा हो तो अपने बचे हुए पैसों को निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर रख देना, क्या ये एक समझदारी भरा कदम नहीं लगता? देखिए, बाहर से देखने पर ये एक समझदारी भरा कदम लग सकता है। कम से कम उसने अपने बाकी के पैसे तो बचा लिए ना। निवेश की दुनिया में इसे सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। अच्छा? जब रमेश ने अपने एसेट्स को उस गिरे हुए दाम पर बेचा तो उसने अपने काल्पनिक नुकसान को एक वास्तविक नुकसान में बदल दिया। बिल्कुल। जब तक पैसा मार्केट में था वो सिर्फ एक नंबर था जो नीचे गया था, उसके वापस ऊपर आने की संभावना थी। लेकिन बेचकर उसने उस नुकसान पर मोहर लगा दी। एफडी में पैसा डालना उसकी वित्तीय रणनीति का हिस्सा नहीं था, वो सिर्फ उस मानसिक पीड़ा को रोकने का एक तरीका था जो उसे लाल नंबर देखकर हो रही थी। उसने एक तरह से दर्द निवारक दवा खा ली बिना ये सोचे कि इससे उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। यही वो जगह है जहां किताबी ज्ञान और व्यावहारिक समझ का अंतर साफ हो जाता है। आप मार्केट के बारे में कितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन जब आपकी अपनी मेहनत की कमाई 35% गिरती है, तब आप कैसा बर्ताव करते हैं यही तय करता है कि आप एक सफल निवेशक बनेंगे या नहीं। एकदम सही। ये बात सच में बहुत गहरी है कि हम दर्द को रोकने के लिए अपने ही भविष्य का गला घोंट देते हैं। और रमेश की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो इसके बाद आता है। हुआ ये कि उस क्रैश के कुछ ही महीनों बाद मार्केट ने वापसी की। वो न सिर्फ रिकवर हुआ बल्कि उसने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। अब रमेश के पास तो कुछ था नहीं, क्योंकि वो सब कुछ एफडी में लॉक कर चुका था। लेकिन यहाँ एंट्री होती है सुरेश की। वही सुरेश जिसने रमेश से पूछा था कि तुम इतने तनाव में क्यों हो। हाँ। आपको क्या लगता है सुरेश ने उस क्रैश के दौरान क्या किया होगा? अगर सुरेश उस कहानी का वो हिस्सा है जो शांत था, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसने कुछ भी नहीं किया होगा। बिल्कुल, सुरेश ने कुछ नहीं किया। उसने शायद अपना फोन बंद रखा होगा और मार्केट की खबरों से खुद को दूर रखा होगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब मार्केट बाउंस बैक हुआ तो सुरेश के पैसे 2 गुने हो गए। रमेश जब ये सब देख रहा होगा तो उसे कितनी भयानक मानसिक पीड़ा हुई होगी। उसे समझ आ गया कि पैसा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे आपको क्रैक करना है। सुरेश ने कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं की थी, उसने बस पैनिक नहीं किया। और यही कुछ न करना निवेश की दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सही कहा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें सिखाया जाता है कि सफलता पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। अगर आप खाली बैठे हैं तो आप पीछे छूट रहे हैं। लेकिन पैसों के मामले में, खासकर निवेश में, सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि आप चुपचाप बैठ सकें। जब हर न्यूज चैनल चीख रहा हो कि दुनिया खत्म होने वाली है, जब आपके आसपास के लोग अपना सब कुछ बेच रहे हों, उस वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना एक बहुत बड़े मानसिक अनुशासन की मांग करता है। रमेश ने सुरेश को देखकर जो सीखा वो किसी भी फाइनेंस की क्लास में नहीं सिखाया जाता। उसे समझ आ गया कि उसका सारा हिसाब किताब, उसकी सारी भविष्यवाणियां बेकार थीं, क्योंकि वो अपने ही डर का गुलाम था। और इस एक घटना ने रमेश की पूरी जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया। ये कोई ऐसा बदलाव नहीं था जो रातों रात आ गया हो। हाँ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी पूरी रणनीति बदल दी। उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपने लिए एक बहुत बड़ा इमरजेंसी फंड बनाया। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके पास इतना कैश हमेशा रहेगा कि उसे कभी मजबूरी में अपने निवेश न बेचने पड़े। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती गई, उसने अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बढ़ाया।
इसे ही फाइनेंस की भाषा में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना कहते हैं ना? बिल्कुल। और ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। आमतौर पर क्या होता है, जैसे ही हमारा प्रमोशन होता है या हमारी आमदनी बढ़ती है, हम तुरंत एक बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, या एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं, या महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनने लगते हैं। हम अपनी बढ़ती हुई आमदनी को तुरंत खर्च में बदल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने सफल हो गए हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि लोग हमें देखकर कहें, वाह क्या लाइफ है इसकी। हम दूसरों की नजरों में अमीर दिखना चाहते हैं। लेकिन रमेश ने जो इमरजेंसी फंड बनाया और जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रोका, उसने दरअसल अमीर दिखने के बजाय आजाद होने का रास्ता चुना। जब आपके पास एक मजबूत इमरजेंसी फंड होता है तो वो सिर्फ एक वित्तीय सुरक्षा नहीं होती, वो एक मनोवैज्ञानिक ढाल होती है। वो आपको रात में चैन की नींद देती है। वो आपको ये आजादी देती है कि अगर कल को आपको अपनी नौकरी पसंद न आए तो आप उसे छोड़ सकते हैं। रमेश अब पैसे का इस्तेमाल लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपना समय और अपनी शांति वापस खरीदने के लिए कर रहा था। एकदम सही। ये जो अमीर दिखने और आजाद होने की बात है ना, इसी से जुड़ा एक बहुत ही शानदार कोट हमारे नोट्स में है। हाँ बताइए। दौलत वो नहीं है जो आप दिखाते हैं, बल्कि वो है जो दिखाई नहीं देती। बहुत गहरी बात है। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम तो उसी को दौलतमंद मानते हैं जो 10 लाख की घड़ी पहनता है या करोड़ों की गाड़ी में घूमता है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो जो करोड़ रुपए उस गाड़ी पर खर्च हो गए, वो तो अब उस इंसान के पास है ही नहीं। बिल्कुल, वो पैसा तो जा चुका है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। असली दौलत या वेल्थ वो पैसा है जिसे अभी तक खर्च नहीं किया गया है। वे गाड़ियां जो नहीं खरीदी गईं, वे घड़ियां जो नहीं पहनी गई, वे छुट्टियां जो नहीं मनाई गईं, और उस पैसे को निवेश करके बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया। इसे हम एक बड़े पेड़ के उदाहरण से समझ सकते हैं। पेड़ का उदाहरण? हाँ, जब हम किसी पुराने विशाल पेड़ को देखते हैं तो हमारी नजर उसकी शाखाओं पर जाती है, उसके पत्तों पर और उसकी ऊंचाई पर जाती है। लेकिन उस पेड़ की असली ताकत उसकी जड़ें होती हैं, जो जमीन के नीचे गहरे अंधेरे में होती है और किसी को दिखाई नहीं देती। अगर वो जड़ें मजबूत ना हो तो एक आंधी उस पेड़ को गिरा सकती है। इसी तरह दिखावे का खर्च वो पत्ते हैं जो बाहर दुनिया को दिखते हैं, लेकिन आपकी असली दौलत आपकी वो खामोश बचत है। वो बिना छुआ हुआ निवेश है जो आपको बुरे वक्त के तूफानों से बचाता है। क्या बात है, पेड़ वाली ये मिसाल बहुत ही सटीक है। और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पेड़ को बढ़ने के लिए समय मिलता है। और यहीं से हमारा अगला बड़ा सिद्धांत सामने आता है, कंपाउंडिंग का जादू। बिल्कुल। अक्सर लोग चाहते हैं कि आज पैसा लगाया और कल वो दोगुना हो जाए, लेकिन कंपाउंडिंग रातों रात काम नहीं करती। नहीं, कंपाउंडिंग बिल्कुल भी रातों रात काम नहीं करती। ये बहुत ही उबाऊ और धीमी प्रक्रिया होती है। शुरुआत के कई सालों तक तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन अगर आप रमेश की तरह बीच में घबरा कर अपने पैसे निकाल लेंगे तो आप उस जादू को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी शर्त ही यह है कि आपको टिके रहना होगा। आपको अपने निवेश को बिना किसी छेड़छाड़ के बढ़ने का समय देना होगा। और ये टिके रहना तभी संभव है जब आप अपनी भावनाओं पर काबू रख सकें। इसीलिए बार बार ये बात उभर कर आती है कि पैसा बनाना सिर्फ और सिर्फ आपके बर्ताव पर निर्भर करता है। लेकिन एक और चुनौती है जो हमारे इस बर्ताव को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है। वो क्या? हर इंसान के पैसों को लेकर एक अलग कहानी होना। हाँ, हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन पैसे को लेकर हमारा नजरिया बिल्कुल अलग होता है। कोई बहुत ज्यादा कंजूस होता है, कोई बहुत खर्चीला होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सभी अलग अलग परिस्थितियों में पले बढ़े हैं। बिल्कुल। किसी ने बचपन में भयंकर गरीबी देखी होगी, तो उसके लिए पैसा सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है। वो इंसान हमेशा डरा रहेगा, जैसे शुरुआती दिनों में रमेश था। किसी ने बचपन से ही घर में पैसों की रेल देखी होगी, तो शायद वो पैसों को उतनी अहमियत न दे और बहुत जोखिम उठाए। हमारे माता पिता का पैसे को लेकर क्या रवैया था, जब हमने पहली नौकरी शुरू की तब मार्केट कैसा था, ये सारी बातें हमारी मनी स्टोरी बनाती हैं। और दिक्कत तब शुरू होती है जब हम अपनी कहानी की तुलना किसी और की कहानी से करने लगते हैं। हाँ, और ये तुलना या कंपैरिजन आज के सोशल मीडिया के दौर में तो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी बन चुकी है। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं कि हमारा दोस्त यूरोप में छुट्टियां मना रहा है, किसी और ने नई गाड़ी ली है, और अचानक से हमें लगने लगता है कि हमारी जिंदगी तो बहुत पीछे रह गई है। हम अपनी वित्तीय शांति को उसे एक फोटो के पीछे कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। ये तुलना एक ऐसी ट्रेडमिल है जिस पर हम दौड़ते तो बहुत तेज हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास हमसे बड़ा घर होगा, हमसे अच्छी गाड़ी होगी,
जब हम सोशल मीडिया पर किसी की वो चमक चमाती हुई जिंदगी देखते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि उस चमक के पीछे कितना भारी कर्ज है या कितनी ईएमआई का तनाव है। हम उनकी बाहर की दुनिया की तुलना अपनी अंदर की हकीकत से कर रहे होते हैं। रमेश ने जब ये तुलना करना छोड़ दिया तभी वो असल में खुश रह पाया। हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि हम जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं क्या वो सच में हमें खुशी दे रहा है, या हम सिर्फ किसी ऐसे इंसान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हमारी परवाह तक नहीं है। ये सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। जब हम इस पूरी चर्चा को देखते हैं तो रमेश की कहानी हमें हमारे अपने चेहरे दिखाती है। वो कोई अनजान शख्स नहीं है, वो हम में से ही एक है। कभी हम अपने डर की वजह से गलत फैसले लेते हैं, कभी दुनिया को दिखाने की होड़ में अपनी बचत खत्म कर देते हैं। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे फैसले हमारी आदतों से आ रहे हैं, ना कि हमारे ज्ञान से, तब बदलाव शुरू होता है। और जब ये समझ आ जाती है तो पैसे के प्रति हमारा पूरा नजरिया एक परिपक्वता की ओर मुड़ जाता है। पैसा सिर्फ सामान खरीदने का जरिया नहीं ले जाता, बल्कि वो हमारी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की ताकत बन जाता है। सच में ये पूरी यात्रा बहुत ही गहराई लिए हुए है। बिल्कुल। और इस कहानी का एक हिस्सा ऐसा है जो मुझे अंदर तक छू गया। जब मैंने नोट्स में वो आखिरी लाइन पढ़ी तो सच बताऊं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, वो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। रमेश एक समय सुरक्षा महसूस करने के लिए पैसों के पीछे पागलों की तरह भागता था। उसने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन अंततः उसे ये बहुत ही गहरी बात समझ आ गई कि पैसा ये नहीं बदलता कि हम कौन हैं, बल्कि पैसा ये उजागर करता है कि हम असल में क्या हैं। पैसा एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है जो आपकी असली फितरत को बड़ा करके दिखा देता है। अगर आप अंदर से डरे हुए हैं तो पैसा आपको और ज्यादा डरा हुआ बना देगा। अगर आप दयालु हैं तो पैसा आपको और दयालु बना देगा। और इसी बात से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं चाहूंगी कि आप सभी श्रोताओं के मन में छोड़ें। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी आराम से बैठकर सोचिएगा। सोचिए, अगर किसी कारणवश आज रात आपकी सारी वित्तीय स्थिति शून्य हो जाए, आपका सारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाए, आपके पास 1 रुपया भी न बचे, तो आपके पास ऐसा कौन सा व्यवहारिक ज्ञान, ऐसा कौन सा अनुशासन बचेगा जो आपको कल सुबह फिर से खड़ा कर सके? क्या आपके पास धैर्य है? क्या आपके पास वो मानसिक मजबूती है जो बिना पैसों के भी आपको टूटने ना दे? और क्या हम अक्सर अपने इस अंदरूनी खालीपन और अपनी सुरक्षाओं को दुनिया से छिपाने के लिए अनावश्यक चीजों पर खर्च करते हैं? इन सवालों के जवाब शायद आपके बैंक स्टेटमेंट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। वाह, इन सवालों ने तो दिमाग के सारे तार झकझोर कर रख दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने पैसे को देखने का एक बिल्कुल नया और साफ नजरिया दिया होगा। श्रोताओं ने जो अपना कीमती समय हमें दिया है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। बुक बातें की इस चर्चा में हमारे साथ इतनी गहराई तक सफर करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि रमेश की कहानी और पैसे के मनोविज्ञान के इन सिद्धांतों ने आपके सोचने के तरीके में कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर किया होगा। अगर आपको हमारी ये आज की चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का फायदा उठा सकें। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी या आप किस विषय पर अगली चर्चा चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। ऐसी ही और बेहतरीन ज्ञानवर्धक कहानियों और चर्चाओं के लिए आगे भी ट्यून इन करते रहें। हमारी किसी भी नई अपडेट को मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अपना और अपने पैसों का बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित निवेश करें, दिखावे से बचें और सबसे महत्वपूर्ण अपने पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।